नमस्कार दोस्तों, आज हम बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक जो कि 2019 में पूछा गया था 101 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 101 तक पिछले दो वीडियो में 50-50 क्वेश्चन करके बता चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए वर्धा, ऑप्शन बी दांडी, ऑप्शन सी सेवाग्राम और ऑप्शन डी साबरमती। तो इसका सही आंसर है 1930 में कहाँ से शुरू किए थे? साबरमती से। और गए कहाँ तक थे? तो दांडी तक। दांडी में पहुंच करके उन्होंने नमक सत्याग्रह जो आंदोलन था उसको शुरू किया था। चलना शुरू किए थे यहाँ से, लेकिन नमक कानून तोड़े पहुंच करके दांडी में। अच्छा, इस 1930 में जब कि साबरमती से दांडी पहुंचे, उसके बाद वापस साबरमती गांधी जी नहीं गए। उसके बाद हो गए गिरफ्तार हो गए। जब जेल से निकले तो पहुंचे वर्धा में, और वर्धा में स्थापना किए सेवाग्राम आश्रम का। वर्धा है मुंबई में सेवाग्राम आश्रम स्थापना किए। इस सेवाग्राम आश्रम का जमीन या कहिए कि जो भी वहां पूंजी इन्वेस्ट हुआ इसके लिए जमना लाल बजाज ने उन्हें फाइनेंस किया। या कह सकते हैं जमना लाल बजाज ने गांधी जी को जमीन दी और वहां पर आश्रम बनवा करके दिया। ये जमना लाल बजाज वही है जो बजाज कंपनी जिनकी है। ठीक है, जान लीजिए कि ये जो नमक सत्याग्रह है 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। मतलब 1, 2, 3, देखिए 12 मार्च। वर्तमान समय में जमना लाल बजाज खुद नहीं है, क्योंकि आप समझ सकते हैं 1930 के आसपास की बात है। तो वर्तमान समय में उनके वंशज अभी हैं। ठीक है। अच्छा, ये दांडी मार्च हुआ कब था? तो साबरमती से स्टार्ट हुआ था 12 मार्च को। तो 12 मार्च जब लिखिएगा तो लिखाएगा क्या? 12 और मार्च का तीसरा महीना, मतलब 1, 2, 3 याद रख सकते हैं। ठीक है। और 1930 में यह स्टार्ट हुआ था। ठीक है। और 6 अप्रैल यानी कि 6/4/30 में जा करके वहां पहुंचे थे। अच्छा, इनके साथ कुल 78 अनुयायी थे, मतलब 78 चेला इनके साथ गए थे वहां तक। कहां तक? दांडी तक। ठीक है। कुल 24 दिन लगा इनको साबरमती से दांडी पहुंचने में, और दूरी अगर कहा जाए तो 240 मील दूरी तय की। कौन? गांधी जी और इनके चेला अनुयायी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारा बंदी आंदोलन 1922 में किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी टिक लगा हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए, सारा बंदी आंदोलन दरअसल वहां हुआ यह था कि टैक्स बहुत अधिक बढ़ा दिया गया था। जान लीजिए कि बारदोली सत्याग्रह भी सरदार पटेल ही किए थे, लेकिन वो किए थे 1928 में, 12 जून 1928 में। लेकिन ये है सारा बंदी आंदोलन, ये 1922 में। समझ रहे बात को? तो 1922 में किए सारा बंदी आंदोलन। किस कारण? क्योंकि टैक्स अधिक बढ़ गया था। तो इन्होंने इस आंदोलन में निर्णय लिया और किसानों को कहा कि टैक्स भुगतान नहीं करना है। क्या? टैक्स भुगतान नहीं करना है। ठीक है। अच्छा, चित्तरंजन दास के बारे में जान लीजिए, इनको देश बंधु कहा जाता है। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, और लाला लाजपत राय साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन को भगाने के चक्कर में थे, और साइमन कमीशन ने लाठीचार्ज करवा दिया। लाठीचार्ज हुआ, इनका कान का पार फूटा, माथा फूटा, और एक हॉस्पिटल में कुछ दिन बाद मर गए। कौन? लाला लाजपत राय। अब इसी की इनकी हत्या का बदला लेने के लिए ही भगत सिंह ने सॉन्डर्स की हत्या की। दरअसल हुआ था कि भगत सिंह गए तो थे साइमन कमीशन को ही मारने, लेकिन जो पहचान करवाने वाले व्यक्ति थे
उन्होंने सॉन्डर्स के ही बारे में कह दिया कि यही साइमन कमीशन है, साइमन है, यही साइमन है, कमीशन नहीं, कमीशन तो एक आयोग है, यही साइमन है। बस दनादन ठोक दिए। ठीक है, बाकी तो फिर आगे जान ही रहे हैं क्या हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए जेबी कृपलानी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। डी ई जो ऑप्शन है इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उसको हम नहीं पढ़ेंगे, जब जरूरत होगा तब पढ़ेंगे। चलिए, तो अब इस पर यदि बात करें तो जेबी कृपलानी की बात करें तो ये 1947 के समय जेबी कृपलानी थे कांग्रेस के अध्यक्ष। तो स्वाभाविक सी बात है, भारत का विभाजन कब हुआ था? 1947 में, यानी कि इसका सही आंसर जेबी कृपलानी ही होगा। ठीक है, अध्यक्ष तो बने थे 1946 में ही, लेकिन 47 तक यही थे। ठीक है, अब जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में ये अध्यक्ष रहे थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद सबसे अधिक समय तक सबसे कम उम्र के बनने वाले अध्यक्ष हैं। तो दोनों क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि सबसे अधिक समय तक कौन रहे थे, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्यों? क्योंकि ये 1940 से 45 तक रहे थे। सोचिए, 5 साल तक रहे थे। वो मजबूरी थी जिसके कारण ये इतना लंबे समय तक रहे, क्योंकि 1940 से 45 तक भारत छोड़ो आंदोलन और विभिन्न तरह के अलग अलग कार्य भारतीय लोग कर रहे थे। तो अधिवेशन लगातार शायद नहीं हो पाने की वजह से लगातार 5 साल तक रह गए। ठीक है, 5-6 साल तक रह गए मौलाना अबुल कलाम आजाद। अच्छा, सबसे कम उम्र के व्यक्ति यही थे पूरी कांग्रेस में जो अध्यक्ष बने थे। ठीक है, अब बात करते हैं राजगोपालाचारी की। राजगोपालाचारी को राजा जी के नाम से लोग जानते थे। अब ये कोई नहीं बोलता था कि राजगोपालाचारी जी कहाँ जा रहे हैं, इनका उपनाम था राजा जी। ठीक है, अगर जैसे मान लेते हैं किसी का नाम है, आप देखते होंगे कि आपके गली मोहल्ले में किसी का उपनाम होता है छोटुआ, नाम स्कूल में कुछ और है लेकिन नाम है छोटुआ, तो वो छोटुआ। तो इसी तरह से इनका नाम था राजा जी। ठीक है, सम्मान से लोग कहते थे राजा जी। स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के द्वितीय इसलिए कि स्वतंत्र जब भारत हुआ था तो पहले तो माउंटबेटन था जो अंग्रेज था, लेकिन स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल जब माउंटबेटन हटा और कहा कि भाई अपना अपना राज संभालिए, अब हम चले इंग्लैंड, अब अपना संभालिएगा ना, तो राजगोपालाचारी बन गए। ठीक है, अब अगर यही क्वेश्चन ऐसे भी पूछे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, देखिए इसे भारतीय शब्द जोड़ गया, तो प्रथम भारतीय, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो राजगोपालाचारी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये लीजिए, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। देखिए, 1857 का बिहार में नेतृत्व किए थे कुंवर सिंह, आरा जिला के थे। ठीक है, वहां से शुरू किए थे। अब ये जो देख रहे हैं बाबू अमर सिंह, हरे कृष्ण सिंह, ये इनके भाई ही थे। कौन? अमर सिंह और हरे कृष्ण सिंह। ये जो हरे कृष्ण सिंह थे ये कुंवर सिंह के सेना के कमांडर इन चीफ थे भाई, लेकिन इनके सेना के कमांडर इन चीफ थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो असहयोग आंदोलन के समय कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? इसमें ऑप्शन ए है स्वामी विद्यानंद, ऑप्शन बी राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन सी श्री कृष्ण सिंह और ऑप्शन डी जेबी सेन। देखिए, ये जो असहयोग आंदोलन के समय की बात करें तो स्वामी विद्यानंद नेतृत्व किए थे किसान आंदोलन का। ठीक है, राजकुमार शुक्ल 1917 में जब गांधी जी आए थे उस समय इनको लेकर गए थे कहां? चंपारण, पश्चिम चंपारण, चंपारण लेकर गए थे। और चंपारण में 3 कठिया प्रणाली थी। अब 3 कठिया प्रणाली क्या थी? जो अंग्रेज थे या अंग्रेज जो गोरे थे या अंग्रेज थे, उनके
जमीन अगर 20 कट्ठा में खेती की जाती थी तो उसमें से 3 कट्ठा, 20 कट्ठा का मतलब 1 बीघा, तो 1 बीघा में 3 कट्ठा यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में नील की खेती करवाई जाती थी। और नहीं मन है फिर भी आपको करना है, क्योंकि ज़मीन के मालिक अंग्रेज और ज़मींदार थे। और नील की खेती इतना टफ था कि उसमें हाथ पैर तक गल जाते थे, कुष्ठ रोग हो जाते थे, बहुत तरह के चर्म रोग हो जाते थे। ठीक है, अब देखिए सी श्री कृष्ण सिंह, ये तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, तो ये इसका जो सही आंसर है, असहयोग आंदोलन के समय बात करें यानी कि 20 से 22 के दौरान, तो स्वामी विद्यानंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? ऑप्शन ए पश्चिम चंपारण, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी कैमूर और ऑप्शन डी नवादा। इसका सही आंसर है पश्चिम चंपारण। घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र की बात करें तो पश्चिम चंपारण, वैसे सबसे बड़ा जिला भी है तो सबसे ज्यादा वन भी है। अच्छा, सबसे ज्यादा बड़ा जिला है, सबसे ज्यादा वन है, और इसीलिए तो यहाँ पर वाल्मीकि नेशनल पार्क है। ठीक है, जो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। समझिए बात को। अब गया की बात करें तो सबसे ज्यादा गर्म जिला, सबसे ज्यादा ठंडा जिला गया है, याद रख लीजिएगा। अच्छा, बोध गया में फाल्गु नदी, जिसको कि निरंजना नदी भी कहते हैं, इसके किनारे ही भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नवादा की बात करें तो यहाँ पर है काकोलत जलप्रपात। पूछता है कि काकोलत जलप्रपात कहाँ पर है, तो नवादा में है। ठीक है, देखिए गया की बात करें तो गया के बारे में एक और चीज जान लीजिए कि सर्वाधिक एससी यानी कि अनुसूचित जाति की जनसंख्या गया में है। सबसे दक्षिणतम जिला गया है, और सबसे पश्चिम का जिला पूछे तो कैमूर है। सबसे पश्चिम जिला कैमूर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी कटिहार, ऑप्शन सी पटना और ऑप्शन डी बेगूसराय। तो इसका सही आंसर है पटना। सबसे अधिक पटना में ही गंगा की लंबाई है, या कह सकते हैं कि पटना चूंकि इसके किनारे बसा हुआ है, गंगा के किनारे किनारे, तो सबसे लंबा बसा हुआ है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कटिहार के बारे में। तो यहाँ पर है गोगाबिल झील या गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य। तो कटिहार से पूछता है क्वेश्चन कि गोगाबिल कहाँ है, तो कटिहार में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई है? ऑप्शन ए शिवहर, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी पटना और ऑप्शन डी दरभंगा। तो सर्वोच्च घनी आबादी कहाँ होगी? शहर में, और शहर कहाँ है? पटना। बिहार में मुख्य शहर तो पटना ही है। आप देख भी रहे होंगे, अगर आप पटना में पढ़ते हुए देखते होंगे कि रास्ता चलना मुश्किल होता है। अगर गाड़ी वगैरह चला रहे हैं तब तो अगर 5 मिनट का रास्ता है तो 50 मिनट लग जाएगा। तो सर्वोच्च घनी आबादी यानी सबसे ज्यादा घना, सबसे खूब एकदम घना घना आदमी कहाँ है? तो पटना है। ठीक है, इसका सही आंसर पटना। अब बात करते हैं शिवहर की। तो सबसे न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कहाँ है? शिवहर। सबसे कम नगरीय यानी कि शहरी जनसंख्या, सबसे कम शहरी जनसंख्या कहाँ है? शिवहर है। ठीक है, अच्छा, शिवहर में ही सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है, न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है। मतलब यहाँ के लोग के आय बिहार में, बिहार के 38 जिला में सबसे कम आय कहाँ है? शिवहर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी फिलीपींस, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी क्यूबा। इसका सही आंसर है जापान। अगर बात करें कि चारों तरफ पानी ही पानी है, मतलब सीमा नहीं है किसी दूसरे देश से। ठीक है, चारों तरफ पानी पानी है। तो ये सब जो भी देश आप देख रहे हैं सब ऑप्शन में दिया गया है जो पानी से घिरे हुए हैं। और वो इन सब में बड़ा देश कौन है? तो जापान है। कौन है? जापान है। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड का। तो न्यूजीलैंड के सबसे बड़ा शहर है ऑकलैंड। पूछता है एग्जाम में। तो न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर ऑकलैंड। राजधानी है इसका वेलिंगटन। अच्छा, यहाँ के मूल निवासी को माओरी कहते हैं। क्या कहते हैं? माओरी कहते हैं।
जो मतलब वहाँ के रहे वाला लोग है, बाहर से जाकर के बसे वाला लोग तो जो कहलाता है, जैसे मान लेते हैं भारत से जाकर के बसा तो भारतीय कहलाता है। ठीक है। वर्तमान में पीएम है कौन? जेसिंडा अर्डन। कौन? जेसिंडा अर्डन। अच्छा, यहाँ के संसद को कहते हैं प्रतिनिधि सभा। कहाँ के? न्यूजीलैंड के संसद को प्रतिनिधि सभा कहते हैं। ठीक। फिलीपींस की बात करें तो राजधानी है मनीला और मुद्रा है पेसो। जापान की कुछ और बात करें तो राजधानी आप जान ही रहे टोक्यो, मुद्रा येन। अच्छा, जापान तो बहुत सारे द्वीप समूहों का कह लीजिए कि देश है, लेकिन इसमें 4 मेन बड़ा बड़ा द्वीप है, जिसका नाम है होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। अच्छा, पूछता है एग्जाम में कि सबसे बड़ा द्वीप इनमें से कौन है, तो सबसे बड़ा है होन्शु। क्या है? होन्शु। इसका और दूसरा नाम भी है, जैसे निप्पन, मतलब सूर्योदय का देश। अब वहाँ जापान वाला लोग इतना लंबा नहीं कहते कि सूर्योदय का देश, वो लोग कहते हैं निप्पन, मतलब समझ लीजिए कि सूर्योदय का देश। ठीक है। या फिर इसी को कहते हैं सुकुमारों का देश, जापान को कहते हैं सुकुमारों का देश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाली सीमा वाला देश है। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चिली, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी ब्राजील। इसका सही आंसर है चिली। देखिए दक्षिण अमेरिका इस तरह से मैप बनेगा तो देखिए यहाँ चिली ऐसा मिचाई जैसा ऐसा है। ठीक है। तो ये चिली इस तरह से फैला हुआ है पूरा लंबा में। तो यही तो कह रहा है उत्तरी दक्षिणी अक्षांश, मतलब यहाँ से ऐसे जो अक्षांश रेखा इस तरह से होता है, तो सबसे लंबाई वाला देश तो चिली है। रूस की बात करें तो सबसे बड़ा देश है ना। चीन तीसरा सबसे बड़ा देश है और ब्राजील 5वां सबसे बड़ा देश है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा गया है? आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी आइंस्टीन, ऑप्शन सी लेवोजियर और ऑप्शन डी सीवी रमन। इसका सही आंसर है लेवोजियर। तो लेवोजियर के बारे में जान लीजिए कि ऑक्सीजन, कार्बन और सिलिकॉन के खोजकर्ता कौन थे? लेवोजियर। जो आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, आप कहे खोज कैसे होंगे? अरे भाई था तो पहले से ही ऑक्सीजन, ये खोज एक्सपेरिमेंट किए, है ना। रदरफोर्ड के बारे में बात करें तो एग्जाम में पूछा जाता है कि फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। अब इंग्लिश नहीं समझ रहे होइएगा तो समझिए, नाभिकीय भौतिकी के जनक रदरफोर्ड को कहते हैं। किनको कहते हैं? रदरफोर्ड को। रेडॉन एक गैस है, अक्रिय गैस, जो प्राकृतिक रूप से वातावरण में एकमात्र अक्रिय गैस है जो कि रेडॉन पाया जाता है। तो इसकी भी खोज रदरफोर्ड ही किए थे। आइंस्टाइन को तो कौन नहीं जानता है, इसको तो गबर सिंह भी जानता था। आइंस्टाइन दिए थे सापेक्षता का सिद्धांत और साथ ही साथ खोज किए थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, और इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। किसके लिए? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि आइंस्टाइन को किस खोज के लिए नोबेल प्राइज मिला था। आमतौर पर आप लगा करके आ जाइएगा सापेक्षता का सिद्धांत, क्योंकि ज़्यादा फेमस है इनका। लेकिन ध्यान रखिए, टिक मारिएगा वहीं, कहाँ? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, विद्युत प्रकाश वैद्युत प्रभाव। सीवी रमन की बात करें तो प्रकाश के प्रकीर्णन के खोज किए थे। अब कहिए प्रकाश के प्रकीर्णन क्या है? तो देखिए प्रकाश जब आता है ना, अभी आप देख रहे होइएगा कि जब दिन में देखते हैं तो आकाश कैसा नजर आता है? ब्लू नजर आता है। तो क्यों ब्लू नजर आता है? क्योंकि प्रकाश जब सूरज बाबा के पास से चलता है ना, तो आकाश में बहुत सारा धूल कण ओकरा से टकरा जाता है। अब टकरा जाता है बेचारा, तो सबसे ज़्यादा जो फैलने वाला, प्रकाश में 7 रंग है, तो सबसे ज़्यादा जो फैलता है वो है ब्लू कलर, और इसी कारण आकाश का रंग जो है ब्लू दिखाई देता है। अच्छा, ब्लू कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा फैलता है। जस्ट उल्टा, सबसे ज़्यादा फैलता है वही जो वेवलेंथ जिसका कम होता है। लाल कलर का वेवलेंथ अधिक होता है, इसलिए फैलता नहीं, एकदम पहुंच जाता है। ठीक है। अब शाम के समय देखिए आकाश लाल नजर आता है,
क्योंकि ब्लू वाला के वेवलेंथ कम है, वो बेचारा यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता है आपके पास तक, और ललका का वेवलेंथ ज़्यादा है, वो खट से पहुँच जाता है आप तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, इस तत्व के द्रव्यमान संख्या क्या है? तो देखिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी होती है उतना ही संख्या होता है प्रोटॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का दिए हुए है कि 18 है, इलेक्ट्रॉन का 18 है, तो स्वाभाविक सी बात है प्रोटॉन का भी 18 हो जाएगा। ठीक, अच्छा, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन 18 दिए हुए हैं, न्यूट्रॉन 20 दिए हुए हैं, दोनों जोड़िए तो कितना हो जाएगा 38। तो इसका सही आंसर है 38। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है? ऑप्शन ए नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड और ऑप्शन डी नाइट्रोजन। अब देखिए, इसका तो सही आंसर आप जान ही रहे हैं, आसान है, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका क्या होता है फॉर्मूला? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, है ना। अब इसका देखिए याद कैसे रखिएगा नाइट्रस ऑक्साइड के, तो इसको याद रखना बहुत आसान है। देखिए, N से नोज याद रखिएगा, और नोज में कितना छेद? 2 छेद, यानी N2O। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक तत्व नहीं है? ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी अधातु, ऑप्शन सी गैस और ऑप्शन डी उपधातु। इसका सही आंसर है गैस। अब धातु, मान लेते हैं धातु है कॉपर, तो कॉपर तत्व तो है ही, एलिमेंट तो है ही। यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा तत्व नहीं है, तो धातु तो भाई एलिमेंट है जितना धातु है। अधातु की बात करें, अब अधातु मान लीजिए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तत्व तो है। उपधातु ये भी तत्व है। गैस नहीं है, क्यों नहीं? क्योंकि बहुत सारे चीज का, बहुत सारे धूल कण, गैस, धातु, अधातु, बहुत सारे चीज का ये मिश्रण है। तो गैस क्या है? मिश्रण है। चलिए नेक्स्ट, पानी का पीएच मान क्या होता है? लीजिए पूछ दिया सांभा वाला क्वेश्चन। इसका ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 18। अब देखिए, पानी जो है न तो एसिड होता है और न ही बेस होता है। ये एक लाइन है, लाइन पर अगर 7 खींच दिया जाए तो ये होता है न्यूट्रल, और पानी का पीएच मान होता है 7। ठीक है, पानी न खट्टा होता है न कड़वा होता है। ठीक है, खट्टा आमतौर पर जो एसिड होता है खट्टा होता है, और जो बेस होता है कड़वा होता है। जैसे साबुन, वो बेस है, खा के देखिएगा तो कैसा लगेगा, और नींबू खाइए तो कैसा लगेगा। ठीक है, अब पानी कुछ कैसनो नहीं लगेगा, तो 7 है। और 7 से एन में घटिएगा ना, तो ये जैसे मान लेते हैं 2.4, तो ये नींबू का पीएच वैल्यू है। ठीक है, और इधर की ओर बढ़िएगा तो ये बेस का वैल्यू होता है, मतलब 7 से अधिक है तो बेस और 7 से कम है तो एसिड। ठीक, अब पानी की बात करें तो पानी का होता है 7, यानी कि इसका आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड और ऑप्शन डी ओजोन। अब देखिए, इसका एक और ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ये सब ग्रीन हाउस के मुख्य ही घटक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य घटक है, मीथेन मुख्य घटक है, नाइट्रस ऑक्साइड मुख्य घटक है, ओजोन भी मुख्य, ये सब ग्रीन हाउस गैसेज है। ठीक है, क्या ग्रीन हाउस गैसेज है। तो इसमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई, मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक, अब देखिए, जब ग्रीन हाउस गैस की बात करें तो इसका अगर आप याद रखना चाहते हैं तो याद रख सकते हैं। ट्रिक है, ओ मीना कल काजल लगाना। ओ से हो गया ओजोन, मीना के मी से हो गया मीथेन, ना से नाइट्रस ऑक्साइड, कल से हो गया
क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। ठीक, काजल से हो गया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और जल से हो गया जलवाष्प, यानी ग्रीन हाउस गैस इसी ट्रिक में छुपा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, ऑप्शन ए किरोसिन में, ऑप्शन बी कांच में, ऑप्शन सी मिट्टी में, ऑप्शन डी सीमेंट में। अब देखिए कांच में, मिट्टी में, सीमेंट में, सब में होता है सिलिका ऑक्साइड यानी SiO2। ठीक है, तो ऑक्सीजन तो है, लेकिन किरोसिन में ये नहीं होता है। ठीक, किरोसिन पेट्रोलियम है, तो इसका सही आंसर ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? लीजिए आइसोप्रीन का, इसका सही आंसर हो गया ये। ऑप्शन बी वगैरह बोलने का जरूरत ही नहीं, आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? लीजिए आ गया, जो आप ग्लूकोज पीते हैं, दरोगा वगैरह या बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं, या जो भी जिनको ज़रूरत होती है, कमजोरी छा जाती है तो ग्लूकोज पीते हैं, तो यहाँ पर ग्लूकोज के सूत्र पूछ रहा है। ऑप्शन ए है C6H22O11, ऑप्शन बी है C6H10O5, ऑप्शन सी है C6H12O6 और ऑप्शन डी है C6H6O6। इसका सही आंसर है C6H12O6। इसको याद रखिएगा क्योंकि पूछता है। अब बात करते हैं चीनी की। जो चीनी हम लोग खाते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है C12, क्या, C12H22 और O11, क्या, O11। याद रखिएगा, चीनी का भी पूछ सकता है, जब ग्लूकोज का पूछ दिया तो चीनी का क्या नहीं पूछेगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO का आबंध क्रम क्या है? आबंध क्रम मतलब कि कितना बॉन्ड से C और O आपस में बंधता है, तो इसका 3 गो बॉन्ड होता है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 2.5, ऑप्शन सी 3.5 और ऑप्शन डी 3, यानी कि इसका सही आंसर है 3। अब कहिएगा कि सर पूछ देगा केकरो कैसनो तो कैसे याद रखेंगे? तो देखिए बहुत ही आसान है। अब याद रखिएगा थोड़ा सा एक फॉर्मूला, कहाँ से गिनती याद रखिए ना। देखिए 14, 13, 12, 11 ऐसे याद रखिएगा। अब उसी अनुसार इधर देखिए, इसको याद रखिए 14 पर 3, 13 पर 2.5, आधा आधा घटाते जाइए, इस तरह से घटाते जाइए। ठीक है, अभी 14, 13 क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और ये बॉन्ड है कि कितना बॉन्ड बनेगा। अब देखिए कार्बन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होता है, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होता है, तो 8 6 कितना हुआ? 14। और 14 का देखिए यहाँ पर ट्रिक क्या है, 14 में क्या बनेगा? 3। ठीक है, अब इसी तरह से आप देख सकते हैं नाइट्रोजन का N2 का बॉन्ड क्या होगा, तो N का इलेक्ट्रॉन एगो में 7, दूसर का 2 नाइट्रोजन है तो दूसर का में 7, यानी क्या हुआ? 14। तो इसका भी बॉन्ड क्या बनेगा? 3 गो बॉन्ड से, मतलब जो नाइट्रोजन है वो 3 बॉन्ड से आपस में बंधा हुआ रहता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से, करेंट का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है? ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी रोहतास, ऑप्शन सी जमुई, ऑप्शन डी नवादा। तो इसका सही आंसर है रोहतास। क्या? रोहतास। देखिए ये अपना बिहार है ना, ये अपना बिहार है, तो इसके इधर वाला ये इधर देखिएगा, इधर वाला यहाँ से सोन नदी यहाँ से जाती है, तो इधर जो जिला है ये रोहतास वगैरह ये सब धारवाड़ से नहीं बना हुआ है, लेकिन इधर जो जिला देख रहे हैं गया, बांका, नालंदा, मुंगेर, जमुई, नवादा, ये सब धारवाड़ चट्टान से बना हुआ है। किससे? धारवाड़ चट्टान। अच्छा, तो ये सब इधर जो है ये वाला रोहतास वाला ये कौन चीज से बना हुआ है? तो इधर देखिएगा विंध्याचल पर्वत है भारत में, तो इधर विंध्य चट्टान कहते हैं। क्या? विंध्य चट्टान। इधर जो देख रहे हैं इसको तृतीयक चट्टान कहते हैं, जो हिमालय साइड से जो बिहार का संरचना बना उसको कहते हैं तृतीयक चट्टान। और बीचों बीच जो गंगा के कारण बना, गंगा का मैदान जो बना उसको कहते हैं चतुष्कोणीय चट्टान। क्या कहते हैं? चतुष्कोणीय चट्टान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी 6। इसका सही आंसर है 12, यानी कि गंगा के किनारे 12 जिला है और 12 जिला याद रखना है। हम बता रहे हैं आपको, बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया और कटिहार। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछता है गंगा के बिहार में लंबाई बताइए, मतलब बिहार में कितना लंबा बहती है गंगा, तो याद रखिएगा 445 किलोमीटर। उत्तर बिहार में, अब देखिए इस थोड़ा सा एक क्वेश्चन और बताना चाहेंगे आपको। जैसे आप क्वेश्चन जानते होंगे कि गंगा की सबसे सहायक लंबी नदी कौन है, तो आप आंसर करते हैं सोन, क्योंकि सबसे लंबी सहायक नदी है। तो ये दक्षिण बिहार से जाकर गंगा में मिलती है। लेकिन उत्तर बिहार से अगर कहे कि सबसे लंबी नदी, तो है बूढ़ी गंडक। उत्तर बिहार से, उत्तर बिहार हुआ नहीं गंगा के उस और उत्तर बिहार, तो उत्तर बिहार में गंगा की सबसे लंबी नदी तो बूढ़ी गंडक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में है? ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन बी राजगीर, ऑप्शन सी भीमबांध और ऑप्शन डी गौतम बुद्ध। ये देखिए, वाल्मीकि तो हो गया पश्चिम चंपारण में, राजगीर तो राजगीर है ही जिला, भीमबांध यही है मुंगेर में। कौन? भीमबांध मुंगेर में है, याद रखिएगा। और गौतम बुद्ध अभयारण्य गया में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है? ऑप्शन ए सिवान, ऑप्शन बी गोपालगंज, ऑप्शन सी सारण और ऑप्शन डी किशनगंज। तो इसका सही आंसर है गोपालगंज। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो गोपालगंज। ठीक है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और याद रखा जा सकता है कि सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला जो जिला है गोपालगंज है। बिहार में सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला गोपालगंज है। ठीक है। अब बात करें कि बिहार राज्य के साक्षरता कितना है, मतलब लिंगानुपात क्या है, बिहार राज्य का लिंगानुपात क्या है, तो इसका 918 है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? ऑप्शन ए पटवारी, ऑप्शन बी लंबरदार, ऑप्शन सी जमींदार, ऑप्शन डी जैलदार। इसका सही आंसर है पटवारी या पटवार। ठीक है। भूमि रिकॉर्ड वगैरह या कह सकते हैं टैक्स वगैरह कलेक्ट करने का काम यही करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए त्वरित निर्णय एकदम चाहिए। केंद्रीय शासन व्यवस्था मालूम चलेगा कि त्वरित निर्णय ले ही नहीं रहा है, मतलब जल्दी कोई निर्णय नहीं ले रहा है, जैसा कि अभी हो रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है त्वरित निर्णय। बी लचीलापन, बिल्कुल लचीलापन होना चाहिए, क्योंकि जरूरत से ज़्यादा अगर हार्ड का केंद्रीय शासन व्यवस्था रहेगा तो मालूम चलेगा कि निर्दोष भी फांसी के फंदा पर चढ़ गया या कुछ न कुछ उसके साथ गलत हो रहा है। बड़े देशों के लिए आदर्श, ये मैटर नहीं करता है। हम आदर्श स्थापित करने में लग जाएं, ये मैटर नहीं करता है अपने देश के लिए, किसी भी देश के लिए। तो केंद्रीय शासन व्यवस्था दूसरे देश से क्या मतलब है कि बड़े देश के लिए हम आदर्श पेश करें। ठीक है। कानून की एकरूपता ये जरूरी है, क्योंकि कानून की एकरूपता होने से सभी को समान मौका मिलेगा, समान अवसर मिलेगा, किसी को धर्म जात या किसी अन्य आधार पर अलग नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो ये जरूरी है। तो इसका जो सही आंसर हो क्या हो गया, बड़े देशों के लिए आदर्श ये नहीं होना चाहिए, मतलब सही आंसर इसका ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है? ऑप्शन ए शैक्षणिक सुविधाएं सुलभ कराना, ऑप्शन बी जीवन स्तर को बेहतर बनाना, ऑप्शन सी राजनीतिक प्रशिक्षण और ऑप्शन डी योजना बनाने में गांव की सहायता करना। तो इसका सही आंसर है योजना बनाने में गांव की सहायता करना। क्या? हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आम आदमी पार्टी है राज्य पार्टी है, बी राष्ट्रीय पार्टी है, सी क्षेत्रीय पार्टी है, डी पंजीकृत पार्टी है। देखिए आम आदमी पार्टी एक राज्य पार्टी है, क्योंकि एक राज्य स्तर पर वो देख ही रहे हैं सरकार चला रहा है, तो राज्य पार्टी है। ठीक है। राष्ट्रीय पार्टी जिसको कम से कम 4 राज्य में बहुमत प्राप्त हो उसको राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं। ठीक है। तो राष्ट्रीय पार्टी की बात करें तो अभी वर्तमान समय में 8 राष्ट्रीय पार्टी है, और ये पूछता है क्वेश्चन तो याद रखिएगा, बीजेपी भाजपा, ठीक है, भारत यानी कि उसी को कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, राकपा, बसपा, भाकपा, भाकपा मार्क्सवादी, तृणमूल कांग्रेस और एनपीपी, ठीक, नेशनल पीपुल्स पार्टी। नेक्स्ट, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण को पोस्टमार्टम भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है M3। जो संस्करण है वीवीपैट का वो M3 संस्करण है। नेक्स्ट है, निम्न भारतीय राज्यों में किसकी राज्य विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मणिपुर और ऑप्शन डी मेघालय। देखिए अरुणाचल प्रदेश में बात करें तो 60 विधानसभा सदस्यों की संख्या है, हिमाचल प्रदेश में 68 है, और बात करें मणिपुर तो इसमें भी 60 है और मेघालय में भी 60 है। तो सबसे अधिक किसका है? हिमाचल प्रदेश का, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से पहले कौन आता है? ये भाई बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दिया था, अगर बढ़िया से याद नहीं रहे तो ये क्वेश्चन बनना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसको बढ़िया से याद रखना मजबूरी है और रखिएगा। देखिए इसका पहला ऑप्शन है यूपीएससी का अध्यक्ष, ऑप्शन बी मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन सी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब देखिए ये सब समान कैटेगरी में आते हैं, ठीक, ये जो भी देख रहे हैं ये कैटेगरी 9 में आते हैं। किसमें? 9 में आते हैं। तो जो रैंकिंग देखें तो इन लोग का कैटेगरी 9 नंबर के वरीयता क्रम में आते हैं, तो सब एक ही साथ आते हैं, यानी कि इसका जो ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं हो, क्योंकि वरीयता क्रम पूछ रहा कि सबसे वरीय कौन है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, सब तो बराबर ही है। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि वरीयता क्रम में कौन किस क्रम पर है। तो सबसे पहले तो राष्ट्रपति हैं, स्वाभाविक सी बात है, ऐसे राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, तो वही वरीयता क्रम वही है। ठीक है, एक तरह से समझ लीजिए कि प्रथम नागरिक है, यानी कि सबसे वरिष्ठ है। तो राष्ट्रपति हैं, उसके बाद उपराष्ट्रपति हैं, तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री हैं, चौथे नंबर पर राज्यपाल हैं, 5वें नंबर पर पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री हैं, 6ठे नंबर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष हैं, 7वें नंबर पर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। ठीक है, जितने कैबिनेट मंत्री हैं आप देख रहे होंगे, जैसे मान लेते हैं स्वास्थ्य मंत्री तो मनसुख मंडाविया हैं, ये 7 नंबर पर हैं। ठीक है, या जितने भी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं। इसी 7 नंबर पर जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री हैं इसी स्तर पर आते हैं। उप प्रधानमंत्री इसी पर आते हैं। योजना आयोग का उपाध्यक्ष जो कि अभी राजीव कुमार हैं, वो भी 7 नंबर पर वरीयता क्रम में। पूर्व प्रधानमंत्री भी और संसद में विपक्ष के नेता भी 7 नंबर पर आते हैं। ठीक है, अब 7 नंबर पर ही 7 क में कह सकते हैं कि रखा गया भारत रत्न के सम्मान धारकों को। एकमात्र सम्मान भारत में जिनके सम्मान धारकों को इसी में रखा गया है। ठीक है, 8 नंबर पर राजदूत होते हैं। ठीक है, ब्रांड जो एम्बेसडर होते हैं अलग अलग देशों में, वो राजदूत। और 9 नंबर पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। देखिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 6 नंबर पर हैं, लेकिन 9 नंबर पर न्यायाधीश हैं। वो मुख्य न्यायाधीश थे 6 पर, उस 6 को उलट दीजिए तो बन जाएगा 9। ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं। ठीक, चलिए अब इसके बाद 9 नंबर पर ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त आते हैं, कैग आते हैं,
और यूपीएससी के अध्यक्ष आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है? ऑप्शन ए है विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। ऑप्शन बी है विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है। ऑप्शन सी है विधायिका एवं कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है। ऑप्शन सी तो ऑप्शन ही गलत है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। अब देखिए ये क्वेश्चन समझने वाला है। देखिए सरकार के 3 अंग हैं, 3 अंग को अलग अलग भागों में बांटा गया है, मतलब उनके कार्य को। सबसे पहले विधायिका, उसके बाद कार्यपालिका और न्यायपालिका। हालांकि तीनों अलग अलग हैं, लेकिन देखिए विधायिका का काम है विधि बनाना, मतलब कानून बनाना, और व्यवस्थापिका का काम है या कह सकते हैं कि कार्यपालिका का काम है उसको लागू करवाना। अब स्वाभाविक सी बात है कि विधायिका अगर कानून बनाती है तो कार्यपालिका उसको कार्य रूप में लाएगा, और कार्य रूप में लाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वो जवाबदेह होगा विधायिका के प्रति। नहीं लाएगा तो भी जवाबदेह होगा कि आप क्यों नहीं लाए, है कि नहीं। तो इसमें दिया हुआ है ऑप्शन ए विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, तो विधायिका तो न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन बी है विधायिका यानी कि विधि बनाने वाला कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, नहीं, इसके जस्ट उल्टा हो सकता है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह है, लेकिन ये लिखा हुआ है कि विधायिका, ऐसा नहीं है। ऑप्शन सी है विधायिका एवं कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है। क्वेश्चन ये ऑप्शन ही स्पष्ट नहीं है, इसलिए तो ऐसे ही गलत है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। काहे का जवाबदेह रहेगा भाई, राष्ट्रपति सर्वोच्च पोस्ट है, वो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है? ऑप्शन ए खाप पंचायत, ऑप्शन बी जाति पंचायत, ऑप्शन सी ग्राम पंचायत और ऑप्शन डी जन पंचायत। तो इसमें सही आंसर है कि देखिए क्वेश्चन है कि किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है, तो पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत हुआ है, ग्राम पंचायत का व्यवस्था हुआ है, ठीक है। ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर और पंचायत समिति प्रखंड स्तर पर और जिला परिषद जिला स्तर पर, ठीक है। ये 3 भाग में बांटा गया पंचायती राज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात था। ऑप्शन ए 935, ऑप्शन बी 934, ऑप्शन सी 933 और ऑप्शन डी 932। इसका सही आंसर है 935। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर्स से संबंधित क्वेश्चन है, इसलिए इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जो करंट अफेयर्स का है। चलिए 139 नंबर, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्न में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ऑप्शन ए दिए हुए हैं, सही भी लगा हुआ है, एकीकृत ग्रामीण विकास योजना। नेक्स्ट है अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया? तो इसका भी आंसर ऑलरेडी टिक लगा हुआ है, राजस्थान, याद रखिएगा। अब इसका जो मैथ वाला पोर्शन है उसको हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। इसमें 10 क्वेश्चन बीपीएससी में मैथ के पूछे जाते हैं और हम लोग मैथ को भी साथ ही साथ करते चलेंगे। तो मैथ के लिए हमेशा अलग क्लास रहेगा, मतलब अलग वीडियो रहेगा। हाँ, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।